अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट लेक्चर में ये स्टडी किया था कि हम लोग सीमोस नेटवर्क्स कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और सिमिलरली हम किस तरह से ट्रांसमिशन गेट्स यूज़ करके या बबल पुशिंग से अपने नेटवर्क्स को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ट्रांसमिशन गेट्स हमने ये ऑब्जर्व किया था कि यूज़फुल होते हैं टू रिड्यूस नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो कि हमारे किसी भी नेटवर्क में यूज़ हो रहे हैं। इन टुडेज लेक्चर हमने जो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है उसकी तरफ मूव करना है और उसकी जो बेसिक्स हैं हमने उनको ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले आपकी असाइनमेंट के क्वेश्चंस जो पिछले कुछ लेक्चर्स से आपको असाइन किए जा रहे हैं उसका एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। तो आपने ये क्वेश्चन भी उसके साथ ऐड अप करना है और साथ ही जो आपकी डेडलाइन है बेसिकली वो है जो आपका नेक्स्ट वीकेंड है, नेक्स्ट वीकेंड तक आपने जो आपकी असाइनमेंट है वो सबमिट करनी है। आपके लिए मैंने एक टीम्स पे असाइनमेंट जो है मैं क्रिएट कर दूंगा, आपने वहाँ पे असाइनमेंट सबमिट करनी है। ऑब्वियसली आपको इससे लेट नहीं होना क्योंकि आपको अच्छा खासा टाइम इसीलिए दिया जा रहा है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और आपने इस पूरी असाइनमेंट को कंपाइल करके आपने मुझे सबमिट करनी है ऑन टीम्स। और अगर मुझे अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि हम मुझे आप लोग हार्ड कॉपी भी सबमिट कर दीजिएगा, जिसको कहा जाएगा वो सबमिट कर दे। हमने आज के लेक्चर में जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्टडी करना है। सीमोस आईसी के फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ठीक है। ये जो लेक्चर हैं, लेक्चर सीरीज जो है ये इसका पार्ट 1 है। हमने इसको 3 से 4 लेक्चर्स में कवर करना है कि फिजिकल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है और उसको कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहले फिजिकल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है। सीमोस as you have studied earlier, CMOS is an electronic switching network। हमने ये ऑब्जर्व किया है कि हमारी जो डिवाइसेस हैं या तो ऑन स्टेट में होती हैं या फिर हमारी डिवाइसेस ऑफ स्टेट में होती हैं। डिवाइसेस मींस ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो ऑन या ऑफ स्टेट में ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो इसको ऑन या ऑफ करने के लिए हम अपने गेट टर्मिनल पे कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं या वहां पे एक लो सिग्नल जो है वो हम अप्लाई करते हैं। तो हमारा गेट जो है वो बेसिकली स्विच को टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर देता है। सो दीज डिवाइसेस आर क्रिएटेड इन अ स्मॉल एरिया। हमारे पास ये डिवाइसेस मींस जो ट्रांजिस्टर्स हैं इसको स्मॉल एरिया में डिजाइन किया जाता है। स्मॉल एरिया में डिजाइन क्यों किया जाता है, ताकि वी वांट अ कॉम्पैक्ट डिजाइन, ताकि हम एक छोटे एरिया में ज्यादा ट्रांजिस्टर्स या एक बड़ा एल्गोरिथम जो है वो हम इनकॉर्पोरेट कर सकें यूजिंग कॉम्प्लेक्स फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस हमने कुछ स्टडी किया है, उसकी बेसिक्स जो है वो हमने कवर की हैं, लेकिन केमिकल प्रोसेसेस जो हैं वो हमने अभी कवर नहीं किए, वो हम नेक्स्ट फेज में देखेंगे। जो हमारा ये फिजिकल जो हमारा है सीमोस स्ट्रक्चर है, इसके बाद वाला जो हमारा चैप्टर है उसमें हम ये केमिकल प्रोसेसेस देखेंगे कि कौन से प्रोसेसेस से गुजर के हमारे पास ये एक आईसी जो है ये बनती है। जब इस डिजाइन हायरार्की में जब हमारा डिजाइन एक बन रहा होता है उसमें सबसे लास्ट टास्क ये होता है कि हम अपने सर्किट का जो स्कीमेटिक है इसको सिलिकॉन फॉर्म में ट्रांसलेट करें, जिसको मैंने आपसे पहले ये कहा था कि हम इसको फिजिकल डिजाइन कहते हैं। फिजिकल डिजाइन मींस के हम इसको इस तरह के किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जहां पे हमारे पास ये N+ रीजन है, ये N+ रीजन है और ये हमारे पास पॉलीसिलिकॉन रीजन है। ठीक है, तो हम इस तरह से उसको कन्वर्ट कर देते हैं। सो दिस इज द लास्ट पार्ट जहां पे फैब्रिकेशन होती है और अपने ट्रांजिस्टर्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इन दिस चैप्टर वी विल एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ सीमोस आईसी एट माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑब्वियसली। सो अगर इसको देखा जाए इस स्ट्रक्चर को तो ये एक हमारे पास माइक्रोस्कोपिक लेवल ही है क्योंकि इसका साइज होगा वो कुछ नैनोमीटर्स में होगा। ठीक है, तो हमने अभी उस लेवल पे जाके चीजों को समझना है कि हम उनको कैसे डिजाइन कर सकते हैं। एंड
अ सिलिकॉन आईसी इज अ कलेक्शन ऑफ पैटर्न्ड मटेरियल लेयर्स। ठीक है, अब ये कुछ कलेक्शन होती है विद पैटर्न्ड मटेरियल्स और लेयर्स। ठीक है, अब इसमें मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं? एक आपके पास मेटल्स यूज होती हैं, आपके पास इंसुलेटर्स यूज किए जाते हैं, सेमीकंडक्टर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर में नॉर्मली हमने ये डिस्कस किया था कि सिलिकॉन यूज की जाती है। तो ये तीन तरह के डिफरेंट जो आपके पैटर्न्स हैं या आपके पास मटेरियल्स हैं वो यूज किए जाते हैं, जिसमें मेटल्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स हैं। अब ये जो लेयर्स हैं ये टैग्ड होती हैं लाइक अपॉन वन अनदर। ठीक है, वो जैसे पीसीबी डिजाइन में होता है कि अगर आप मल्टीपल लेयर पीसीबी बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो स्टैकिंग की जाती है, एक के ऊपर दूसरा पीसीबी, उसके ऊपर तीसरा पीसीबी, तो इस तरह से उनको स्टैक किया जाता है। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि आपके पास लेयर की स्टैकिंग होती है। अभी हम नेक्स्ट एक दो स्लाइड्स में देखते हैं कि वो स्टैकिंग कैसे उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं आप लोग। द सिलिकॉन फॉर्म्स द ट्रांजिस्टर्स एंड डायोड्स। ठीक है, ये सिलिकॉन है, इससे हम क्या बना सकते हैं? ट्रांजिस्टर्स बनते हैं और डायोड्स बनते हैं। लाइक हमने ये अभी जो हमने कहा था, हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर्स होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर्स होते हैं, या ऑब्वियसली अगर सिर्फ पीएन जंक्शन होगा तो हमारे पास एक डायोड बनेगा। तो ये हमारे पास सिलिकॉन से बनाए जा सकते हैं। देन मेटल्स क्या करती हैं? सिलिकॉन जो है वो तो ट्रांजिस्टर और डायोड बनाता है। मेटल्स क्या करती हैं? मेटल्स फॉर्म इंटरकनेक्ट एंड कॉन्टैक्ट्स। मतलब इनका दो काम है। इंटरकनेक्ट मीन्स इस एन रीजन को अगर आपने कनेक्ट करना है इस एन रीजन के साथ, तो ऑब्वियसली ये एक मेटल का कॉन्टैक्ट होगा। इसको मैं ऐसे थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं। ये आपका एक मेटल कॉन्टैक्ट होगा जो कि इन दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करेगा। अब कॉन्टैक्ट्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट्स इज कि आप अगर इन दो पॉइंट्स को दो डिफरेंट लेयर्स पे कंबाइन करना चाहें या ज्वाइन करना चाहें, तो बेसिकली आप क्या करते हैं? उसके लिए कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करते हैं या उसको होल करके उसमें बेसिकली मेटल जो है वो फिल की जाती है। या इसका दूसरा पर्पज ये हो सकता है कि आपने अगर किसी डिफरेंट लेयर को, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहां से हमारे पास ये मेटल 1 अगर गुजर रही है और आपने मेटल 2 जो है वो ऐसे गुजारनी है, तो ये उसके ऊपर से गुजर जाएगी। लेकिन अगर आपने इन दोनों को कनेक्ट करना है तो यहाँ पे आप एक कॉन्टैक्ट प्लेस कर देंगे। जब ये कॉन्टैक्ट प्लेस करेंगे तो ये दोनों लेयर्स आपस में लाइक जुड़ जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए कॉन्टैक्ट्स इस पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है। देन वी हैव लाइक इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स का पर्पज नॉर्मली ये होता है कि वो दो डिफरेंट लेयर्स को इंसुलेट करते हैं या आइसोलेट करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन ना हो। ठीक है, तो उसके लिए इंसुलेशंस यूज की जाती हैं। इंसुलेशन यूज करने के लिए नॉर्मली सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो यूज किया जाता है, जो यहाँ पे इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। ये हमारे पास एक क्वार्ट्ज ग्लास भी होता है और नॉर्मली ये यूजुअली क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। देन इस स्लाइड में हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक ट्रांजिस्टर जो है वो लाइक अगर उसको हम 3D व्यू में देखें तो वो हमें कैसे नजर आता है। ठीक है, उसकी जो शेप है वो कैसी है। सो वी आर कंसिडरिंग हियर वी हैव 2 लेयर्स। ठीक है, हमारे पास अभी 2 लेयर्स हैं। एक हमारे पास मेटल 1 है एंड वी हैव अ सबस्ट्रेट। अब देखें यहाँ पे ये वाला जो लेयर है, ये जो आपको ब्लू से कलर में नजर आ रही है, इसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। ये सबस्ट्रेट N भी हो सकता है और P भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। देन वी हैव सेकेंड लेयर दैट इज मेटल 1। ठीक है, ये हमारी मेटल 1 है, ये वाली, ये हमारी मेटल 1 है, ये हमारी सेकेंड लेयर है। अब ये 2 लेयर्स हैं और इनको जब हमने प्लेस करना है ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, तो हम ये नहीं चाहते कि ये दोनों लेयर्स आपस में कंबाइन हो जाएं या मिल जाएं, तो हमें इसके बीच में एक इंसुलेशन लेयर ये क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक इंसुलेशन लेयर क्रिएट की जाती है जो कि SiO2 मटेरियल की होती है। तो इस तरह से हम 2 डिफरेंट लेयर्स को आइसोलेट कर सकते हैं। इसका अगर साइड व्यू देखना चाहें, अगर मैं इस फ्रंट साइड से इस चीज को देखूंगा, इसको ऑब्जर्व करूंगा, तो मुझे ये व्यू कुछ ऐसा नजर आएगा जहां पे मेरे पास ये सबस्ट्रेट है, देन वी हैव एन इंसुलेशन और यहाँ पे हमारे पास मेटल कॉन्टैक्ट्स हैं। ठीक है, मेटल 1 है।
देन इफ आई सी दिस थिंग लाइक दिस सर्किट हेयर फ्रॉम टॉप व्यू, तो मुझे इस तरह का एक सर्किट दिखाई देगा। इस सर्किट में आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मेरी मेटल जो है वो बेसिकली पूरे इस लाइक रीजन में प्लेस्ड है, और इसी तरह ये भी प्लेस्ड है, और आपका इंसुलेशन जो है वो पूरे रीजन के ऊपर प्लेस्ड है। ठीक है, फुली आइसोलेटेड एक रीजन आपको प्रोवाइड किया गया है। इसी चीज को हम अगर ये लेके जाएं कि हमने मेटल 1 अगर ऑब्जर्व करें, तो आप यहाँ पे आपके पास ये एक मेटल अवेलेबल थी, सॉरी सबस्ट्रेट अवेलेबल था। सबस्ट्रेट के बाद ये इंसुलेशन आपने ऐड की, इंसुलेशन के बाद ये मेटल 1 ये आपको गिवन था। अब हमने क्या करना है कि मेटल 2 इसके ऊपर प्लेस करनी है। जब मेटल 2 प्लेस करनी होगी तो हमें क्या करना है कि मेटल 1 के ऊपर एक आइसोलेशन लेयर जो है वो हम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ये उसको इंसुलेट कर देगा। अब ये इसको इंसुलेट करने के बाद क्या होता है कि हम उसके ऊपर मेटल 2 लेयर प्लेस कर देते हैं। अब मेटल 2 और मेटल 1 दोनों आपस में कनेक्ट नहीं होती। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये दोनों मेटल जो हैं ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे बीच में एक इंसुलेशन जो है वो अवेलेबल है, तो ये डायरेक्ट कनेक्शन प्रोवाइड नहीं करती, इसको बेसिकली इंसुलेट किया जाता है। इसी चीज का अगर आप टॉप व्यू देखें तो आपको ऐसे फील होगा कि दोनों लेयर्स लाइक मेटल 1 एंड मेटल 2 बोथ आर क्रॉसिंग ईच अदर, और दोनों आपस में कनेक्टेड है। लेकिन एक्चुअली इन रियल सिनेरियोज ये आपस में कनेक्टेड नहीं होती, इनके बीच में इंसुलेशंस होती हैं ताकि ये एक दूसरे के साथ मिल ना सके। ओके, जस्ट टू रिमेंबर हेयर, साइड व्यू शोज ऑर्डर ऑफ स्टैकिंग। लाइक यहां से हम अगर ये साइड व्यू देखें तो ये स्टैकिंग का ऑर्डर बताता है कि किस तरह से ये स्टैक हुई हुई है, और टॉप व्यू शोज पैटर्न ऑफ ईच लेयर। पैटर्न ऑफ ईच लेयर मींस यहां से अगर टॉप व्यू से देखें तो आप ये बेसिकली बता सकते हैं कि आपकी मेटल्स जो हैं वो किस तरह से राउट हुई हुई हैं, वो किस तरह से एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रही हैं, या उनका कनेक्शंस कहां से कहां पे हुए हैं। तो टॉप व्यू से आप उसके पैटर्न्स देख सकते हैं, और साइड व्यू से आप उसका ऑर्डर ऑफ स्टैकिंग देख सकते हैं। देन वी हैव अनदर प्रॉपर्टी जो कि इंटरकनेक्ट रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस है। अब देखें, जब भी आप कहीं पे भी कोई वायर्स यूज करते हैं तो उन वायर्स की एक पैरासिटिक रेजिस्टेंसेस होती हैं और पैरासिटिक कैपेसिटेंसेस होती हैं। ठीक है, सो जब भी हम अपने इस डिजाइन में कहीं पे भी अपनी वायर्स यूज करेंगे, वायर मींस you have to transfer data from one output to another input, so this portion will have some resistance and some capacitance. हमने इस रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को स्टडी करना है कि इसका इफेक्ट क्या है और इसको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। For example, if we consider a voltage is applied to a metal line, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक मेटल लाइन है, इसको अगर हम एक वोल्टेज अप्लाई कर दें प्लस एंड माइनस जो कि Vx है, सो द करंट दैट फ्लोज फ्रॉम दिस डिवाइस डिपेंड्स ऑन द लाइन रेजिस्टेंस, बिकॉज वी हैव अ फॉर्मूला V इज इक्वल टू I एंड R। ठीक है, सो I को अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू V बाय R, विच मीन्स अगर हमारी इस वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो हमारी वोल्टेज जो है वो कम होगी और करंट जो है वो कम फ्लो करेगा थ्रू दिस वायर। लेकिन अगर हमारी लाइन रेजिस्टेंस, ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये कम होगी, देन दिस एक्सप्रेशन विल बी हायर और I will be higher. It means when we have a high resistance, when we have a low resistance, the current flow will increase. ठीक है, तो हमें बेसिकली ये स्टडी करना है कि हमारी इंटरकनेक्ट रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो दिस R जो अभी हमने R इस एग्जांपल में देखा है, इसको हम R लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज क्लासिफाइड एज अ पैरासिटिक रेजिस्टेंस। दिस इज
basically a parasitic resistance, because obviously it is not desired. हम ये नहीं चाहते कि किसी भी वायर की कोई रेजिस्टेंस हो. We assume कि हमारे पास आइडियल वायर्स हैं, like for the calculation phases, we assume कि हमारे पास आइडियल वायर्स अवेलेबल हैं. एंड दिस रेजिस्टेंस शुड बी केप्ट मिनिमम. हमें ये रेजिस्टेंस जितनी मिनिमम हो सकती है हमने उतनी ही इसको अचीव करना है. सो टू अंडरस्टैंड interconnect resistance, we have to basically write an equation for some values, for some parameters. So this R line for a given line can be calculated using geometry. ठीक है, ये जो geometry हमें given है इससे हम लोग बेसिकली ये कैलकुलेट कर सकते हैं. इस ज्योमेट्री में अगर आप देखें तो इस वायर की लेंथ जो है वो है L, देन द थिकनेस ऑफ दिस वायर इज T एंड द विड्थ ऑफ दिस वायर इज W, और इसकी कंडक्टिविटी गिवन है जो कि सिग्मा है. सो इफ वी वांट टू राइट एन इक्वेशन and obviously when we have to find the area of this wire, it will be equal to W multiplied by this T. So area will be WT. The conductivity normally represents some characteristics of this material, of this you can say this metal material. This represents the ease for current flow. It means higher the conductivity, higher the current is flowing, and resistivity is reciprocal of conductivity. So it means if resistance is high, conductivity is low, and low current, less current is flowing through this metal wire. And if we want to write our line equation, it can be represented as L rho L over A. And to observe what will be the formula for this R line for a given line, or you can say for any interconnect line. So for that, let us assume we have R line is equal to 1 over sigma T multiplied by L over W. If I draw a line here, this line has L as a length and this has a W as a width. So we assume we take a square area where this length is equal to W. It means this area is equal to this area is equal to W into W, which is equal to W square. So if we replace values in this equation, we will get our line is equal to 1 over sigma T into L. It was L over W, and we replace this L with W here. So we have like W by W, and this is equal to 1 over sigma T. This is equal to R line, and this is represented by RS. This is basically a resistance which is known as like sheet resistance. This is known as a sheet resistance, which is basically a resistance of a square area of any metal wire. We can find total resistance of this wire, which is equal to R line, and if we multiply our sheet with total number of these you can say like these square blocks, so we can get total resistance, which is equal to L over W, and we can say this L over W as N, which is equal to N RS, and R line is equal to N into RS, which means if we have to find total resistance of a line, of a given interconnect line,
then we have to basically multiply full length of this line with, you can say, total number of square blocks, or you can also write it as L over W. So this will give you total line resistance of any, like obviously of any interconnect. So these things are all repeated here, and we can say here you can observe, like we have this 1 square block, 2 square blocks, 3, 4, 5, and if we want to count it, it will be L divided by width, L divided by this width here, because we have total this much blocks here. So here you can see that the speed of signal transmission depends on our line. So it means whenever you have to transfer or control a gate or another network, you have to observe how thick your wire is. You don't have to like draw wires जो कि बहुत ज़्यादा thickness में हो. Like आप अगर फॉर एग्जांपल आपका काम जो है वो इस मेटल वायर से हो सकता है, या इसको अगर मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूं, अगर आपका काम इस मेटल वायर से हो सकता है तो आपको ये चाहिए कि आप जो है इससे बड़ा वायर यूज ना करें. लाइक आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप इसकी थिकनेस जो है वो ऐसे बढ़ा दें. पहले ये आ गया, उसके बाद आपने इसको ज्वाइन करा लिया, फिर यहाँ पे एक मेटल लगा दी. तो आपको इस तरह से बेसिकली थिक वायर्स नहीं बनानी. जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी विड्थ जो है वो हायर है एज कम्पेयर टू द वन दैट आई हैव मेड जस्ट अर्लियर हियर. सो आई होप you have understood these basic concepts of how the physical structure looks like of CMOS like transistor. From next session we will see how these MOSFETs are like interconnected, and how can you make a real MOSFET, or obviously draw a real MOSFET and understand its functions. Hope to see you in next lecture, inshallah.